अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसी चैप्टर में है कि व्हाई लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज सीखना क्यों जरूरी है। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100 के ऊपर जो है वो लैंग्वेजेस सीखें। अगर आप एक से ज्यादा दो भी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं ना तो उसको मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, आपके जो है ना, आपको कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली, कि आप फॉर एग्जाम्पल कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको आएंगी ना तो आप अगर सिंधी है कोई तो सिंधी के साथ सिंधी में बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश है कोई तो इंग्लिश के साथ बात करेंगे, कोई उर्दू स्पीकर है तो उर्दू उसमें बात करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो जाएगी। अब आप किसी जो है ना, फॉर एग्जांपल आपको सिंधी नहीं आती, आप जो है ना प्योर जो है वो अंग्रेज हैं, तो आपसे कोई गांव वाला कोई बात कर रहा है, ठीक है, और आपको सिंधी एक तो आती नहीं है, ऊपर से इंग्लिश उनके माइंड में बैठती नहीं है। ठीक है, उनको अगर हम इंग्लिश पोलाइट वे में भी बोले ना तो वो बोलते हैं ये क्या है, ये तो शहर वाले, इनको एटीट्यूड आ गया। तो ये चीज होती है कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। ठीक है, आपको कॉमन लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ऐसे नहीं है। अब जैसे आजकल ट्रेंडिंग में 3 लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा चल रही हैं, सिंधी, उर्दू और इंग्लिश, तो ये तो मस्ट आनी चाहिए सबको। ठीक है, ओके, नंबर सेकंड क्या है कि मल्टीलिंगुअल। आप क्या बनते हैं, मल्टीलिंगुअल बनते हैं। वही बात हो गई, इतनी सारी लैंग्वेजेस आएंगी तो आप मल्टीलिंगुअल बन जाएंगे। ठीक है, और आपको सीखने में भी आसानी होगी, जैसे बुक्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, या किसी से गाइडलाइंस वगैरह देते हैं, तो इस तरह। थर्ड वन क्या है, कल्चरल अवेयरनेस। अब मल्टीपल लैंग्वेजेस से आपके पास कल्चरल अवेयरनेस आती है। कल्चरल अवेयरनेस क्या है कि हमें जो है ना वो डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अब आप लोग अगर सिंधी से बात करेंगे, सिंधी पीपल से बात करेंगे, तो आपको सिंधी कल्चर पता चलेगा कि क्योंकि लैंग्वेज ही कल्चर शो करती है। ठीक है, लैंग्वेज और कल्चर क्या है, इंटरकनेक्टेड है। लैंग्वेज से हमें कल्चर पता चलता है और कल्चर ही हमें लैंग्वेज बताता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल उसका बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जो है वो सिंधी बात कर रही हूँ, ठीक है, सिंधी की वैरायटी भी लोग जो है वो पहचान लेते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है। अब वो समझ जाएंगे कि ये जो है ना मतलब सिंधी है। अब मेरे कस्टम से तो समझ जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज से भी समझ जाएंगे कि ये किस तरह की सिंधी बात करी है, इनका कल्चर कौन सा है। ठीक है, ये किस एरिया से बात कर रही है। ये होती है लैंग्वेज, आपका पूरा बैकग्राउंड बता देती है। कल्चरल अवेयरनेस यही है कि कल्चर में पूरा बैकग्राउंड आप लोगों का आ जाता है। उसके बाद क्या है, ग्लोबल रिलेशनशिप्स। ठीक है, वही मैंने जो फर्स्ट वाले में बताया ना, कम्युनिकेट इफेक्टिवली में ग्लोबल रिलेशनशिप्स आपके बनते हैं। अगर आप किसी गांव वाले से बात कर रहे हैं तो उससे भी बात करना आपको आना चाहिए। ऐसे ना हो कि आप हेजिटेट फील करें, या आप उस बंदे को, फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे ट्रेडिंग करनी, मैं गांव वाले की बात करूं कि अगर उनको उर्दू नहीं आएगी, सिंधी वाले जो है अक्सर ऐसे होता है, और वो कहीं पे जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं जहाँ पे उर्दू ज्यादा चलती है, लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि वहां पे उनको तो उर्दू मस्ट बात करनी है। अब वो फिर कैसे करेंगे वहां पे, अगर उनको, वो प्योर सिंधी है, उनको उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, तो वो वहां पे कैसे जॉब वगैरह कर पाएंगे। तो ये चीज है कि उनका फिर वहां पे इतना रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि आजकल लैंग्वेज देखकर भी जो है ना वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ग्लोबल रिलेशनशिप अगर आपको बनाना है ना, या अगर हम इंग्लिश की बात कर लें कि हम लोग चाहे वो इंग्लिश क्यों सीखते हैं, ताकि हमें जो है इन फ्यूचर बिजनेस और स्कूल्स में काम आए, बिजनेस और ट्रेडिंग में काम आए। ठीक है, अगर हम फॉरेन जाएं कोई काम करने, कोई पीएचडी करने, स्टडी करने, या कोई जॉब वगैरह करने, तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि हम वहां पे कम से कम कम्युनिकेट तो कर सकें, और बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज है कि आपको ग्लोबल रिलेशनशिप भी बनते हैं मल्टीलिंगुअल से। दूसरा क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी वही चीज हो गई, कल्चरल अवेयरनेस वाली बात हो गई कि द स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी बिकम्स मोर important because every class of students consists of a diverse group of individuals. These differences can be seen in such forms as student races, countries of origin, religion, social classes, personality interest, achievement level और इंटेलिजेंस प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है, वही आपका कल्चर है। ठीक है, कल्चर में ही आपकी लैंग्वेज शो होती है, लैंग्वेज में आपका कल्चर। सेम वही बात कि डाइवर्सिटी जो है ना वो जरूरी है। इंग्लिश क्लासरूम में जो है ना
डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक नहीं होता, हर किसी की अपनी माइंड होती है, सोशल क्लास होता है, ओरिजिन हर किसी का अलग होता है, ठीक है, पर्सनैलिटी इंटरेस्ट अलग होते हैं सबके, इवन गोल्स भी सबके अलग अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट्स को परमिट करना चाहिए कि आप लोग जो है ना मतलब अपनी हिसाब से यहाँ पे लर्निंग करें, ठीक है। आप अपनी भी सिखाएं उनको कि ये चीजें आपको सीखने, लेकिन उनको अलो करें। यहाँ पे जैसे लैंग्वेज की नहीं होती यहाँ पे कि आपको इंग्लिश क्लासरूम में इंग्लिश ही बोलनी है। अरे भाई वो इंग्लिश सीखेगा तो उसको आएगी ना, और सीखने के लिए उसको उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होना जरूरी है। और ये पॉइंट मैं किसी चैप्टर में है, मैंने पढ़ी है, और वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंग्लिश L2 सीखने के लिए आपको L1 का होना जरूरी है। L1 से ही आप L2 अच्छी सीख सकते हैं, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज कभी भी आप सेकंड लैंग्वेज में नहीं सीख सकते, ठीक है। अब अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो वो आप लोग इंग्लिश में कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि वहां पे कुछ वोकैब्स ऐसी होती हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, या कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें जो है ना मतलब वो समझ नहीं आती सेकंड लैंग्वेज की, ठीक है। अब टीचर ने कोई वर्ड बता दिया मुझे, फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी बता दिया, डाइवर्सिटी मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, ठीक है। अब डाइवर्सिटी का सिनोनियम उन्होंने मुझे इंग्लिश में ही बता दिया कि डाइवर्सिटी की मीनिंग ये है, तो फिर अब मैं कैसे जान पाऊंगी कि डाइवर्सिटी क्या है, जब मुझे डाइवर्सिटी की एक नॉलेज ही नहीं थी और उन्होंने बताया भी, उसकी मीनिंग भी इंग्लिश में ही बताई है, तो हाउ कैन आई एनालाइज इट, हाउ कैन आई नो इट? तो ये चीज है, अगर वो मुझे उर्दू में बता देता फिर मैं वो सिनोनियम्स खुद बना सकती थी। अगर वो मेरी मदर टंग में बता सकता था या कॉमन लैंग्वेज जो है उसमें बता सकता था टीचर, तो फिर मैं उसकी जो है ना सिनोनिम्स खुद भी बना सकती थी। ये चीज है कि आप जो है ना क्लास में मतलब टीचर्स जो है वो उनको डाइवर्स होना जरूरी है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स टीचर्स बीइंग अवेयर ऑफ एंड अप्रिशिएटिंग दिस डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ डाइवर्सिटी से क्या है, स्टूडेंट्स अप्रिशिएट भी होते हैं, ठीक है, कि हमें जो है ना मतलब खुश होते हैं। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, हमारी क्लास में एक लड़का होता था, वो क्या करता था, उसको उसको इतनी नॉलेज थी ना लैंग्वेज के बारे में, इतनी नॉलेज थी, लेकिन वो बोल नहीं पाता था, क्योंकि उसको पता था मुझे इंग्लिश क्लास में जो है ना इंग्लिश ही बोलनी है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता था, ये डाइवर्सिटी ना थी हमारी क्लास में, तो उसकी वजह से क्या होता था, उसकी नॉलेज उसके माइंड तक ही रहती थी ना, हमें हम तक पहुंचती थी ना टीचर को पता चलता था कि ये पढ़ाकू भी है, ठीक है। लेकिन अगर हाँ फिर एक दो टीचर ने उसको अलो किया कि हाँ तुम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, तो फिर जब उसने बोला ना, तो वो फिर टीचर भी जो है ना बिल्कुल हैरान हो गए कि इसके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई, बहुत नॉलेज है। तो ये चीज है कि अगर अब वो क्या है, अब वो इंग्लिश इजीली बोल सकता है। ये क्या हुआ कि उसने पहले शुरू में अपनी L1 से ही कंटिन्यू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने सीखी, ठीक है। उसके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो वो टूटी फूटी भी इंग्लिश बोल सकता था। पहली चीज है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कभी भी L2 से नहीं आता, ठीक है। आप L2 से ही सीखे, कभी भी नहीं आता। न्यू चीजों से हमें कैसे आएगा, न्यू चीज तो हम जो है हेजिटेट होके ही बोलेंगे ना, ठीक है। डाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग गेन्ड फ्रॉम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से जो है हम डाइवर्सिटी ले सकते हैं। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वही बात हो गई कि आपकी जो है ये इंटरनेट वगैरह ये सारी चीजें क्या है मल्टीपल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं, इनसे भी हम लोग जो है वो सीखते हैं बहुत सारी चीजें इसमें। दूसरा टॉपिक क्या है, थिंकिंग स्किल्स। ये सारे क्या है, ये एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के, ठीक है, कि वो जो है लैंग्वेज लर्निंग पेडागोजी में किस तरह अप्लाई हो रहे हैं। और अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का आंसर बिल्कुल इजीली मिल चुका होगा कि वो किस तरह अप्लाई करने के, हमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट एंड टीचर्स एज अ कोऑपरेटर्स होना चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। अब आती है थिंकिंग स्किल्स। इन ऑर्डर टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टूडेंट्स नीड टू बी एबल टू डू मोर देन फॉलो टीचर्स ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, टीचर्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होगी कि स्टूडेंट अगर एक्टिव रोल प्ले कर रहा है ना, अगर उसको एक लीडर बनाया गया है, एक मॉनिटर बनाया गया है कि आप इस चीज को मॉनिटर करेंगे, इस टॉपिक को मॉनिटर करेंगे, तो उसको जो है ना पहले टीचर को फॉलो करना पड़ेगा उनके ऑर्डर्स, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस देने वाले टीचर्स हैं। स्टूडेंट्स नीड टू बी एबल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड टू बी एबल टू डील विद न्यू सिचुएशंस, ठीक है। अब ये नहीं है कि अब टीचर ने कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट दे दिया तो स्टूडेंट्स बोले ये तो हमारे लिए नया है, हम नहीं करेंगे, नहीं, आप करेंगे तो आपके लिए वो पुराना बनेगा ना,
नहीं तो वो फिर नया ही रहेगा, आज नहीं करेंगे आप, लाइफ में दोबारा वो चीज आएगी, आप बोलेंगे मुझे तो नहीं आता, ये तो मेरे लिए नई चीज है। तो ये चीजें करने से वो चीज पुरानी होती है, नहीं तो वो न्यू चीजें ही रहती हैं, ठीक है। Thus, students need to develop their thinking skills. A short list of these skills, including explaining, comparing, sequencing, categorizing, applying, creating and evaluating. अच्छा, thinking skills में क्या आ जाता है कि जब स्टूडेंट्स न्यू चीजें सीखता है ना, ठीक है, न्यू सिचुएशंस उनके पास आती है, न्यू चीजें आती हैं, तो उनको ये स्किल्स सीखनी पड़ती है, थिंकिंग स्किल्स। उसमें क्या होता है, अप्लाइंग होता है कि आप कोई चीज अप्लाई करें, कोई चीज क्रिएट करें, इवेल्युएट करें, एक्सप्लेन करें कोई चीज, ये सारी चीजें उनको आनी चाहिए, ठीक है। वन टेक्निक्स फॉर फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल्स इज एक्सचेंज, ठीक है। अ क्वेश्चन हियर instead of students waiting for teachers to prove questions for learning, as in teacher centered learning, students guided by their teachers write their own questions। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, एक टेक्निक इसकी क्या है, थिंकिंग स्किल्स की एक टेक्निक क्या है स्टूडेंट्स के लिए, कि वो जो है ना, वो स्किल्स को वो स्किल कौन सी है, एक्सचेंज। एक्सचेंज अ क्वेश्चन, मतलब कि वो क्वेश्चंस क्रिएट करें, ठीक है। अब टीचर ने कोई टॉपिक बताया है, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स उस टॉपिक को समझें, वो अगर ना समझ रहे हैं तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जब वो क्वेश्चन करेंगे ना, तो टीचर आगे से आंसर करेगा, फिर स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन करेगा, या टीचर जब क्वेश्चन करेगा स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, फिर टीचर दूसरा। इस तरह क्या होगा कि उनकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन पे क्वेश्चंस करते जाएंगे। इसका भी एग्जांपल है, हमारी क्लास में एक लड़की है, तो वो बहुत क्रिएटिव क्वेश्चंस करती है, क्रिएटिव तो नहीं होते, क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो ये चीजें, उससे क्या होता है, आपकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती हैं। और वो थिंकिंग स्किल्स कैसे आती है कि आप कोई टॉपिक, ये टॉपिक के बारे में 4-5 चीजें बताई गई हैं स्किल्स की, कंपेयरिंग, एक्सप्लेनिंग, सीक्वेंसिंग, क्रिएटिंग, ठीक है, इवेल्युएटिंग। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उन उस टॉपिक पे ये सारी चीजें अप्लाई करें। उसके बाद ये एक्सचेंज टेक्निक जो है ना, वो अप्लाई करें, कि आपको जो है वो क्वेश्चन पूछना है टीचर से, ठीक है। For instance, after reading, ये example दिया गया है, after reading a short story, students can be asked questions such as, would the story have ended differently if the main characters were women, gender switch, if the स्टोरी टुक प्लेस इन डिफरेंट कंट्री, वुड द कैरेक्टर्स। ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आप अगर कोई स्टोरी रीड करें तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए। क्वेश्चन एक्सचेंज टेक्निक का उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, बुक में, कि आप किसी भी स्टोरी का इमोशन को स्विच कर लेते हैं, किसी और तरफ लेके जाते हैं, जेंडर को किसी और तरफ लेके जाते हैं, सेटिंग मतलब कि वहां पे जो बताई जाती है कि ये इस तरह है, लोकेशन जिसको हम कहते हैं, या क्या, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरह करना है, बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप क्या है, टीचर्स एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स माइट राइट सच एज क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन और कंपैरिजन, टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ऑफ सच क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि यहाँ पे टीचर जो है ना, वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स को जो है वो क्वेश्चंस देगा, ठीक है, लिखने के लिए, और स्टूडेंट्स को जो है ना, और टीचर बोलेगा कि आपको ये बताने हैं, ठीक है। फिर क्या करेगा टीचर जो है ना, स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वही बात मैंने बताई कि एक टीचर जो है आपको अगर एक वर्ड की, एक टॉपिक की मीनिंग बता रहा है और आपको बोल रहा है कि मुझे अब इसको एक्सप्लेन करें, तो आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय योर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग स्किल्स आपके पास होंगी ना, तो आप किसी की वर्ड की मीनिंग सुन के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। स्टेप 2 क्या है, स्टूडेंट वर्क अलोन टू राइट वन और मोर क्वेश्चंस, ठीक है। ये पहली टेक्निक थी कि इस तरह भी जो है ना थिंकिंग स्किल्स बढ़ सकती है, कि टीचर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दे और स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन के बारे में सोचे, पूरी स्टोरी सोचे और फिर टीचर को आंसर करे, ये थिंकिंग स्किल्स हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा ये कि टीचर स्टूडेंट वर्क अलोन टू राइट वन और मोर क्वेश्चंस, दे आल्सो राइट आंसर्स ऑफ देयर ओन क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स answering their own questions make it more likely the students will write डबल क्वेश्चंस दैट पीयर्स कैन आंसर। अच्छा, यहाँ पे दूसरा प्रोसेस क्या है इसका, कि स्टूडेंट जो है ना, वो अकेले ही कोई क्वेश्चंस लिखे, एक या दो, ठीक है, फिर वो क्वेश्चंस जो है पूछे, उसका आंसर करे,
कि ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है, मैंने इस टॉपिक में ये चीज नोट की, ये वो उसका पूरा मतलब आंसर करे। उसके बाद क्या करे कि उस क्वेश्चन को जो है ना, उस क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकाले, मतलब उसने जो आंसर किया है ना उस आंसर में से ही वो क्वेश्चन निकाले, और फिर स्टूडेंट अपने पीयर्स को बोले, जो है उसके क्लासमेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बोले अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ। ठीक है, ये भी एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में आ गया। स्टेप 3 क्या है, स्टूडेंट्स एक्सचेंज क्वेश्चंस विद अ पार्टनर, आंसर ईच अदर क्वेश्चंस एंड देन कंपेयर आंसर्स। ये जो है ना, ये हमने एक्टिविटी की हुई भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें जो है ना, मतलब ये एक्टिविटी है एक, जाहिर बात है हम लर्न करते हैं कोई लैंग्वेज तो एक्टिव होना पड़ता है, हमें एक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है, और एक्टिव रोल के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि आप स्टूडेंट्स जो है ना, अब मैंने लिखा है व्हाट इज इंग्लिश और मेरी दोस्त ने लिखा है व्हाट इज ग्रामर। अब हम एक दूसरे को जो है ना क्वेश्चंस एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, या व्हाट इज इंग्लिश को छोड़ें, मैं मेरे पास क्वेश्चन है नेम द आर्टिकल्स। ठीक है, या हाउ आर्टिकल्स आर अप्लाइंग इन दिस फला फला, जो ग्रामर के आर्टिकल्स होते हैं, और फिर मेरी दोस्त का क्या है, ग्रामर है, व्हाट इज ग्रामर। अब क्या है कि हम लोग क्वेश्चंस एक्सचेंज करेंगे और मैं उसकी क्वेश्चन का आंसर करूंगी, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर करेगी, फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि ये दोनों क्वेश्चंस जो है, जो टीचर ने हमें टॉपिक पढ़ाया था उससे कैसे रिलेटेड है। ऑब्वियसली ये थिंकिंग स्किल्स में आ गया। दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव असेसमेंट। Assessment plays an important role in student-centered learning because students need frequent information in order to monitor their own and their peers' learning. अच्छा, अल्टरनेटिव असेसमेंट क्या होती है? एक तो उसका जो है ना स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मॉनिटर देयर ओन एंड देयर पीयर्स लर्निंग। उसमें क्या होता है कि उनको जो है ना एक फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनके लिए भी, उनके दोस्तों के लिए भी, ताकि वो उनकी हेल्प करती है लर्निंग में। ट्रेडिशनली टीचर्स हैव बीन द ओनली वंस असिस्टिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें पता है कि असिस्ट करने वाले कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं। अल्टरनेटिव असेसमेंट वेलकम्स स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन असेसिंग द प्रोसेस and product of learning as well as the affective side of learning such as students motivation, attitudes, self esteem as learners. Other terms that are similar to alternative assessments are assessment for learning, authentic assessment, holistic assessment and integrative assessment. अच्छा, यहाँ पे assessment की पहले तो टाइप्स बताई गई हैं कि आप लोग किस तरह के assessment कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में दूसरी चीज वो असेसमेंट क्या करती है, वो जो है ना एक मोटिवेशन देती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब वो चीज जो करते हैं ना, दे नो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डन। ठीक है, अगर हमें पता है ना कि हमने क्या किया है, तो हमें, अगर हमने गलत चीज की होगी तो हम उसको क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई चीज पता चलेगी हमने अच्छी की है, तो हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी कि हमने सेम एग्जाम का हमें अगर मार्क्स अच्छी आती है तो हम खुश हो जाते हैं हमने अच्छा किया है। ठीक है, मोटिवेशन आ जाती है, एटीट्यूड्स आ जाता है, सेल्फ स्टीम आ जाता है। तो अल्टरनेटिव असेसमेंट जो है, क्योंकि मोटिवेशन होगी तो आप कोई चीज सीख पाएंगे ना, आपका मूड ही नहीं है, आपका दिल ही नहीं कर रहा, आप कैसे कोई चीज सीख पाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन जो है ना आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें भी जो है ना वो 3 पॉइंट्स बताई गई हैं। एट सम पॉइंट इन अ लेसन यूजुअली बट not necessarily near the end of the lesson. Each pair of students write a total of 3 points, at least 1 point from each students they have learned so far. This point step encourages students to review and check. अच्छा, ये assessment की एक इन्होंने तरीका बताया है कि किस तरह हो सकती है। जब लेसन आप लोग खत्म कर लें, स्टूडेंट्स खत्म कर लें, फिर हर एक स्टूडेंट जो है ना वो अपनी अपनी पॉइंट लिखे टॉपिक के अकॉर्डिंग के हमने ये चीजें लिखी हैं। अब वो फिर जब कर लेना, सारा खत्म हो जाए, फिर वो उन तीनों पॉइंट्स को, तीनों दोस्त जो है अपनी तीनों पॉइंट्स को जो है मिला के उस चीज को, ये भी एक्टिविटी हमने की हुई है। ठीक है, उसको क्या करें, वो फिर पढ़ें, उसको रिव्यू करें कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। अब एक टॉपिक की आपके पास 3 पॉइंट्स होगी ना, आप खुद एक लिखेंगे लेकिन आपको मिलेंगी 3। ग्रुप वर्किंग का मेन जो है ना टीम वर्क ये होता है। ठीक है, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। तो ये चीज होती है टीम वर्क का, ये प्रॉफिट होता है। आप एक चीज लिखते हैं, आपको सीखने को जो है ना 10-12 चीजें मिल जाती हैं, और आपका जो है वो टॉपिक आपको पता चल जाएगा। एक असेसमेंट का ये प्रोसेस है। दूसरा क्या है, द पेयर मेंबर्स ईच आस्क 2 क्वेश्चंस। दोज क्वेश्चंस कैन बी आई डू अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, और आई वांट टू नो मोर क्वेश्चंस।
दिस स्टेप हाईलाइट्स द लर्निंग इज नेवर कंप्लीट, मतलब कि अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि दो मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे को बोलें कि मुझे जो है वो समझ नहीं आया, तो दूसरा बता देगा, ठीक है, वो उसको बताएगा कि ये चीज ऐसी थी, ये टॉपिक ऐसा था, या तो वो क्वेश्चन दूसरा फिर क्वेश्चन क्या करे कि आई वांट टू नो मोर, मतलब मुझे और कुछ बताओ, मुझे ये चीजें तो पता है, अब मुझे और कुछ बताओ। इस तरह भी क्या होता है कि मतलब लर्निंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती। आप जितनी ज्यादा चीजें सीखेंगे ना, एक चीज से दूसरी चीजें बनती हैं। अब मैंने अगर 2 पॉइंट अपनी दोस्त को बताई है ना, और मैं बोल रही वो बोल रही है कि मुझे इसके अलावा भी और चीजें बताओ, तो फिर मैं बता सकती हूँ, या मैं उसको बोल सकती हूँ मैंने जो 2 पॉइंट्स बताए हैं, मुझे ये 2 पॉइंट्स तो पता है, अब मुझे इसके अलावा और चीजें बताओ। ये चीजें फिर 4 वो पॉइंट्स बता देगी, इस तरह 6 पॉइंट से क्या होगा, मुझे टॉपिक समझ आ जाएगा। नंबर दूसरा क्या है, the peer members each think of one way that they can use one of the points that they have learned. This step links to the focus on meaning element of student-centered learning, as the step adds students understanding of why they learn and what they learn. अच्छा, इसमें भी यही है कि स्टूडेंट्स जो है वो पेयर बना दें, ठीक है, और वो जो है पॉइंट्स अपनी लिखें और एक दूसरे के साथ जो है ना उसको शेयर करें और मीनिंग पे फोकस करें कि ये पॉइंट्स किस बारे में हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि उन्होंने जो जो भी पढ़ा है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है।